The today's smaller topic is cancer. We have already discussed about the AIDS, what are the causes and how it can be prevented. Now, if I talk about cancer, before talking about the disease cancer, we have to recall the concept that during the formation of, during the process of reproduction and the formation of zygote is a single cell structure. But once this zygote starts the process of cell division and then cell differentiation, a complete organism will form, having a definite number of eyes, ear, hand, then digits, each and everything in a normal manner. How it can be possible? Because the growth and development, that means cell growth and cell differentiation, are very controlled and regulated process. They cannot move in another direction, because if they move in another direction, the process of formation of a similar type of species will not take place. तो यदि मैं एक जायगोट की बात करूं, तो जायगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर से एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर या ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के बीच में यहां पर सेल डिवीजन ही होता है। बिकॉज ये क्या है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर, और एक ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म होता है वो कैसा है, मल्टी सेलुलर है। सो ये जो सेल डिवीजन है बहुत क्या होना चाहिए, कंट्रोल एंड प्रिसाइज होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए, कंट्रोल्ड होगा। कंट्रोल्ड ना हो तो फिर बड़ी प्रॉब्लम गड़बड़ हो जाएगी। तो चला हाथ की सेल्स ज्यादा डिवाइड हो जाएंगी, पैर की सेल्स डिवाइड नहीं होंगी, और ऐसे में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो पाना मुश्किल है। तो कंट्रोल्ड भी है और सही तरीके से क्या है, रेगुलेटेड। ये तो मैंने प्रोसेस की ये बताने के लिए कि किस तरीके से जायगोट से एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। बट एक नॉर्मल बॉडी में यदि मैं बात करूं, तो एक नॉर्मल बॉडी की भी जो सेल है उनमें भी सेल डिवीजन कैसा होगा, बहुत ही कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड मैनर में। और ये जितनी भी सेल है जिनमें कंट्रोल डिवीजन होता है, कंट्रोल डिवीजन का मतलब ये है कि ये अपने हिसाब से ये एक रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से डिवीजन करते हैं, और इसी रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम डिवीजन करते हैं। तो जो नॉर्मल सेल होती है हमारे बॉडी में, और इन नॉर्मल सेल में जब सेल डिवीजन होता है तो एक वर्ड आता है बीच में जिसका ये ध्यान रखिए सेल डिवीजन करते वक्त, वो कहलाता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। Now, what is mean by contact inhibition? Contact inhibition वो सिचुएशन है कि सपोज कीजिए एक सेल, इसके आजू बाजू भी सेल्स मौजूद है। मान लीजिए इस सेल, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारी सेल का फॉर्मेशन है, यदि इस सेल को डिवाइड होना है तो ये डिवाइड होगी, नो प्रॉब्लम, दो बनाएंगे। फिर ये दो को भी डिवाइड होना है तो क्या बनेगी, चार बनेगी। लेकिन तब तक ये डिवाइड होंगे टिल दे विल नॉट, यानी ये वो पोर्शन है या ये वो एरिया है जहां तक ये डिवाइड होती रहेगी, क्योंकि इनका कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मींस जो दूसरी सेल है उससे जैसे ही कांटेक्ट हो उसको वो इनहिबिट करती है, वो कांटेक्ट होने से रोकती है। मतलब कहने का यह है कि जिसकी जितनी टेरिटरी है उतने में ही वो डिवीजन करेगा, उसके आगे नहीं जाएगा जब तक कि उसको ये बताया और कहा ना। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब हुआ कि कोई भी सेल डिवीजन करते वक्त इस बात का ध्यान रखती है कि उसकी जो नई डिवाइडेड सेल्स हैं वो पुरानी ओल्डर सेल्स को कांटेक्ट ना करें, उनके साथ उनका संपर्क ना हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि सेल एक लिमिटेड मैनर में डिवीजन करती है। जब वो सेल्स, जब साइज बड़ी होती है ऑर्गेनिज्म की, वो सेल स्प्रेड होती है, दूर होती है तो स्पेस मिलती है और तब वो डिवाइड करती है। तो ये नॉर्मल सेल का सिचुएशन। लेकिन जब कभी ये नॉर्मल सेल loses the property of contact inhibition, then these normal cells become oncogenic cell or
cancers. Is it clear? So once these normal cell loses the property of contact inhibition, तो जैसे उन्होंने contact inhibition की प्रॉपर्टी लूज कर दी, so अब वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ उनमें शुरू हो जाता है, एक से डिवाइड होके दो, दो से डिवाइड होके चार. तो जैसे ही उनमें वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ देखने को मिलता है, वो क्या कहलाने लगती है? ऑन्कोजेनिक सेल्स या कैंसरस सेल्स. ऑन्कोजेनिक सेल्स या कैंसरस सेल्स. तो आप कैंसरस सेल्स को क्या कहते हैं? ऑन्कोजेनिक सेल्स कहते हैं. अब सपोज कीजिए कि लॉस किया उन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी? दैट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. ये लूज कर. तो जैसे ही किसी सेल ने ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लूज की, ये सेल क्या हो गई? ऑन्कोजेनिक सेल या कैंसर सेल. अब चूंकि उसने कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लूज कर दिया, तो अब ये एक से डिवाइड होगी दो, दो से चार. तो इस तरीके का क्या बनेगा? ढेर सारी सेल जो आजू बाजू वाली सेल है उनको धक्का मार रही है, उनके ऊपर जाके, और इस तरीके से एक मास ऑफ सेल बनेगा. और ये मास ऑफ सेल कहलाता है क्या? क्या कहलाएगा? ये ट्यूमर कहलाएगा. और अब ये ट्यूमर या ये मास ऑफ सेल दो तरीके का हो सकता है. कौन सा? एक तो ये बिगिनिंग ट्यूमर हो जाएगा, बिगिनिंग ट्यूमर हो जाएगा, और दूसरा होता है मैलिग्नेंट. ये दो तरीके के ट्यूमर आपको देखने को मिलते हैं. अब ये बिगिनिंग ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की मैं बात करूं तो इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, एक सेल जिसने लूज कर दी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा है उसमें. ये क्या हो रहा है? इसमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा है. जबकि नॉर्मल सेल होती तो कैसा होता? कंट्रोल्ड ग्रोथ होता. और एक मास ऑफ सेल बन गया. अब ये मास ऑफ सेल दो तरीके का हो सकता है, बिगिनिंग ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर. ये जो बिगिनिंग ट्यूमर्स होते हैं, ये ट्यूमर तो बनता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन. ठीक है? सो कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशंस एंड डू नॉट स्प्रेड ऑन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी बिगिनिंग ट्यूमर के थ्रू, कि मास ऑफ सेल बन गया, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, लेकिन ये एक जगह पर स्टेबल, वहीं पर कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन. एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं, कई बार पैर के पास एक हार्ड सा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको बोलते हैं गुखरू लोकल लैंग्वेज में, और एक रेड कलर की पट्टी उसके ऊपर चिपकानी पड़ती है. वो भी एक तरीके का कैंसरस स्ट्रक्चर है या कैंसरस सेल है, लेकिन वो कन्फाइंड रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, वहां से मूव नहीं करते. जबकि आप मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करते हैं हम कि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होंगे. सो मैलिग्नेंट ट्यूमर है मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल, मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स. अब ये क्या होता है? यहां आप ऐसा समझ लीजिए, प्रोलिफरेटिंग सेल्स का मतलब ये होता है, जिस तरीके से आपने बडिंग देखा हुआ है, जब आप हाइड्रा में बडिंग का फॉर्मेशन करते हैं, बड का फॉर्मेशन, वहां क्या होता है? वहां एक हाइड्रा में से एक बड इस तरीके से प्रोलिफरेट होता है. प्रोलिफरेट मींस निकलना, एक्साइट. अब यहां क्या हो रहा है? ये मास ऑफ सेल जो बन रहा है, ये मास ऑफ सेल में से कुछ ऐसे सेल है जो बाहर की तरफ निकलते हैं, या यूं कहिए कि ये प्रोलिफरेट होते हैं और फिर बाद में यहां से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं. तो प्रोलिफरेट होना ठीक वैसे ही है, जैसे एक आलू ले लीजिए आप, उसको जो है थोड़ा मॉइस्चर वाले एरिया में रख दीजिए, तो देखिए उसमें से नए नए बड प्रोलिफरेट होते हैं, निकलना शुरू होते हैं, और उन बड़ों को काट के आप अलग कर दीजिए तो एक नया पोटैटो आपको मिल जाएगा, एक नया आलू बन जाएगा. तो मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स का मतलब ये हो गया कि ये जो ट्यूमर सेल हैं, ये सेल जिस जगह पे बने वहां तो बने, पर साथ में प्रोलिफरेट करते हैं, यानी और फ्लरिश करते हैं. और जब ये फ्लरिश करते हैं, तब इस तरीके की सेल्स को हम कहने लगते हैं क्या? नियोप्लास्टिक सेल्स. और ये नियोप्लास्टिक सेल्स आसानी से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, जिस जगह पे ओरिजिनेट हुई है, वहां से टूट टूट के उस प्रोलिफरेटिंग स्ट्रक्चर से टूट टूट के और ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जाना शुरू कर देते हैं. ये हमको देखने को मिलता है किसमें? मैलिग्नेंट ट्यूमर. अब ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है,
हमने कहा मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, और इन प्रोलिफरेटिंग सेल्स को हमने एक नाम दिया क्या, नियोप्लास्टिक सेल्स। ये नियोप्लास्टिक सेल्स फास्ट है ग्रोथ के मामले में, इन्वेड न्यू सेल्स, क्योंकि जब ये नेक्स्ट सेल्स को इन्वेड करेगी तो स्वाभाविक है उनको भी किस में कन्वर्ट कर देंगी, नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देगी। तो ग्रो करेंगी, फास्ट करेंगी, इन्वेड करेगी, एंड डैमेज नॉर्मल सेल्स टू फॉर्म कैंसर सेल। ये एक काम किया जाए। इसके अलावा जैसे ही ये न्यू सेल में जाएंगे, क्या यूं कहिए कि जैसे ही नई जगह पे ये पहुंच गए, इन्वेड होके, प्रोलिफरेट होके, तो अब होता क्या है कि जब ये मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल होती हैं तो ये कट करती हैं, कट एंड थ्रू ब्लड स्ट्रीम ये डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में भी अफेक्ट करते हैं, डिफरेंट पार्ट। तो जहां जहां ये चली गई वहां जाके फिर एक नए कैंसर सेल्स की तरह काम करते हैं। और ये इस तरीके का जो मेलिग्नेंट ट्यूमर के साथ जो कंडीशन है कि प्रोलिफरेट होना और फिर उसके पार्ट टूट के बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाकर फिर एक कैंसर सेल्स की तरह प्रोसेस करना, ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहलाती है क्या, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस इस प्रोसेस को कहते हैं, यानी कि प्रोलिफरेट होना मास ऑफ सेल का और फिर टूट के अलग अलग जगह जाकर वहां पर भी कैंसरस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना, कैंसरस ट्यूमर का फॉर्मेशन करना, द प्रोसेस इज नोन एज मेटास्टेसिस। इज इट ओके? जहां तक रही बात कॉज ऑफ कैंसर की, तो कोई भी नॉर्मल सेल एक कैंसरस सेल्स में या न्यूप्लास्टिक सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर। ये कुछ भी हो सकता है, फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं। और ये जितने भी फैक्टर है इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, कार्सिनोजेन। दरअसल न्यूप्लास्टिक की जगह ज्यादा अच्छा वर्ड होगा यदि हम ऑन्कोजीन्स वर्ड यूज कर लेते तो आप ये भी यूज कर। सो कार्सिनोजेन्स आर एक्चुअली the physical, chemical or biological factor due to which a normal cell becomes a neoplastic cell or cancerous cells or carcinogenic cell। तो ये कार्सिनोजेन्स इन्हीं में से कुछ हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर हो सकते हैं, केमिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं। अब आप ये देखिए कि कुछ आयोनाइज्ड रेज जैसे एक्सरे, गामा रे, या फिर कुछ नॉन आयोनाइज्ड एज लाइक यूवी रेज, दे ऑल अफेक्ट और अल्टर डीएनए स्ट्रक्चर। और जब कभी भी डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा या अल्टर होगा जीनोम के अंदर, तो पॉसिबिलिटी है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रोसेस हो, या यूं कहिए कि जब भी कभी डीएनए के स्ट्रक्चर में अल्टरेशन आएगा तो उसका मतलब है कि वो कार्सिन या कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। अब ये आयोनाइज्ड रेज के कारण भी हो सकता है, ये नॉन आयोनाइज्ड रेज के कारण भी हो सकता है। टोबैको आपने देखा हुआ है, टोबैको में जो एजेंट होता है, जो केमिकल एजेंट है
वो कार्सिनोजेनिक है, जिसके कारण लंग कैंसर कॉज करने का काम होता है। या बीड़ी या सिगरेट पीने के वक्त जो धुआं अंदर जाता है उसमें कार्सिनोजेनिक एजेंट होता है जो लंग कैंसर कॉज करने का काम करता है। तो बहुत सारे अलग अलग फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर हैं जिनसे कैंसर हो सकता है, और उन सभी को हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। या आप यूं कह लीजिए कि कार्सिनोजेंस वो स्ट्रक्चर है या वो फैक्टर है जो किसी भी नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कर दें, उसकी फिजियोलॉजी को कन्वर्ट कर दें और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ उस सेल में देखने को मिलने लगे। और आज यदि ऐसा होता है तब वो कहलाने लगेगा क्या? कार्सिनोजेनिक सेल्स कहलाने लगेंगी, कैंसरस सेल्स कहलाने लगेंगी, न्यूप्लास्टिक सेल्स कहलाने लगेंगी। और सबसे बड़ी खासियत, ये सभी की सभी सेल जो नॉर्मल सेल की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कांटेक्ट इनहिबिशन, कहीं ना कहीं उसको लॉस कर देती है। और जैसे वो कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रोसेस हटती है, इनमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है। नॉर्मल कंडीशन में हम एग्जाम्पल अक्सर दिया करते हैं जब मैं क्लास में होता हूँ, तो हम ये कहते हैं कि आप ऐसा समझ लीजिए कि एक घर में 4 बच्चे हैं, 4 में से 3 ऐसे बच्चे हैं जिनको फादर ने कह रखा हुआ है जैसे आपको शाम को 6 बजेगा आपको घर आ जाना, तो वो अपने फादर का कहना मानते हैं। 6 बजते बजते कहीं पे भी बिजी हो, वो अपने काम को खत्म करते करते 6 साढ़े 6 के बजे तक वो अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद जब तक परमिशन ना हो घर के बाहर नहीं जाता। लेकिन एक 14 बेटा है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं, वो कहा उसको 6 बजे आता है, आपको आता 10 बजे, ठीक है ना। उसे कहा जाता है घर में सबके साथ खाना खाना, वो सबसे अकेले खाता है। ये मत करना, वो वही काम करता। कुल मिलाकर कहने का यह है कि जो ये 3 है ये एक तरीके की नॉर्मल सेल है। क्यों? क्योंकि ये कहना मान रहे हैं किसका? अपने फादर का या बॉडी के सिस्टम का जो इन्होंने फ्रेम करके रखा हुआ है। जबकि जो चौथा है वो किसी भी तरीके के रूल एंड रेगुलेशन को मानने को तैयार नहीं, और इस तरीके की सेल कहलाते हैं क्या? कार्सिनोजेनिक सेल्स, न्यूप्लास्टिक सेल्स, जिनको रिमूव कर देना ही अच्छा होता है किससे? बॉडी से। अदरवाइज ये बाद में क्या करते हैं और दूसरी सेल्स को भी क्या करेंगे? कार्सिनोजेनिक सेल्स में कन्वर्ट कर देंगे या न्यूप्लास्टिक सेल्स में कन्वर्ट कर देंगे, या यूं कहिए कि कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देंगे। सो होप आपको बात समझ में आ गई कि मैलिग्नेंट ट्यूमर और बिगनिंग ट्यूमर क्या और कॉज ऑफ कैंसर क्या, ये 2 चीजों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हालांकि ये बात मैं कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। टोमेटो स्पून में भी कार्सिनोजेनिक एजेंट है जो लंग कैंसर कॉज करने का काम करते हैं। जो कैंसर कॉजिंग वायरसेस हैं, उन वायरसेस को हम कार्सिनोजेनिक वायरस कहते हैं। और इन वायरसेस के अंदर जो जीन मौजूद है उसको कहते हैं क्या? वायरल ऑन्कोजीन्स। ये नाम है, एक्चुअली में कई बार टर्मिनोलॉजी आती है फिर आप कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए मैं ये मैंने सोचा बता तो दिया है मैंने, बट एक बार फिर से इसको लिख देता हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब आप देखे रहेंगे एक बार वीडियो तो आपको रिकॉल रहेगा कि दिमाग में बैठा रहेगा। नॉर्मल सेल में भी कुछ जीन मौजूद होती है जो कैंसरस सेल्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। सेलुलर ऑन्कोजीन सी कौन कहते हैं इसको, या प्रोटो ऑन्कोजीन। दरअसल ये नॉर्मल सेल में मौजूद होती है और ये तब तक एक्टिवेट नहीं होती जब तक कि किसी तरीके का डीएनए में कोई चेंजेस ना आए। बट कई बार ये फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू जब हमारी सेल्स के इन पर्टिकुलर जीन में एक्टिवेशन आता है, तब यही जीन हमारे बॉडी में कैंसरस सेल्स की तरह, कैंसरस जीन की तरह बिहेव करना शुरू करती हैं। और उस वक्त जो हमारी नॉर्मल सेल की कांटेक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी है वो लूज हो जाती है, और तब ये जीन जो है तो एक न्यूप्लास्टिक या कैंसरस सेल्स की तरह बिहेव करने लगती है या करवाती है, उस सेल से ये काम को करवा देती है। इज इट ओके? ठीक है। नॉर्मली जहां तक कैंसर के डिटेक्शन की बात है, यदि कोई भी कैंसर यदि इनिशियल स्टेजेस में आप डिटेक्ट करते हैं तो उसके क्योर, उस कंडीशंस को क्योर करने के ज्यादातर चांसेस होते हैं। लेकिन यदि कैंसरस की जो पोजीशन है वो लास्ट स्टेज में चली गई है या बहुत ज्यादा फैल गया है कैंसर आपके शरीर में, ऐसी कंडीशन में उसे डिटेक्ट करवाना, या डिटेक्ट तो कर लिया जाता है बट उसे क्योर करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैलिग्नेंट कैंसर, क्योंकि जो बिगिनिंग कैंसर है वो तो जब ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, वो जहां पर रहता है वहीं कन्फाइंड रहता है, तो उसको बड़े आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन जितने भी मैलिग्नेंट टाइप के कैंसर हैं जो एक बार प्रोलिफरेट होकर पूरे शरीर में फैलते हैं, तो जब इनिशियल स्टेज में पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, उसको वहीं पर उसको रोक देंगे। वो प्रोलिफरेट हो, पूरे बॉडी में फैले, या थोड़ा बहुत प्रोलिफरेट होकर फैले भी है तो जहां जहां फैले वहां से जब उनको इरेडिएट कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कैंसर के इलाज में या डिटेक्शन में कि हमको अर्ली स्टेजेस में पता चले, और जब हमको अर्ली स्टेज में पता चलेगा तो हम उसको क्योर भी आसानी से कर पाएंगे। जहां तक डिटेक्शन की बात है, डिटेक्शन और डायग्नोसिस की, तो बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी की जाती है। बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजी होती है, आप ये समझ लीजिए कि बायोप्सी में भी
टिश्यूज को लिया जाता है, जो भी ऑर्गेनिज्म के टिश्यू हैं उनको स्कैन करके फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है कि ये नॉर्मल सेल है या ऑन्कोजेनिक सेल्स है। तो उस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, हिस्टोपैथोलॉजी की जाती है। अलग अलग टेक्निक है जिनके थ्रू ये काम किया जाता है, चाहे वो आप ब्लड टेस्ट के लिए लीजिए, टिश्यू को टेस्ट करके ले लीजिए, या कई बार बोन मैरो में से सेल काउंट को देखा जाता है कि ल्यूकेमिया तो नहीं है, क्योंकि जैसे आपको कैंसरस सेल्स होंगे, ब्लड कैंसर होता है तो उसमें क्या होता है तेजी से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, तो वो भी हमको देखना पड़ता है। तो अलग अलग तरीके हैं जिनसे किया जाता है। रेडियो टोपोग्राफी है, कंप्यूटर टोपोग्राफी है, 3D इमेज है, MRI है, जहां पर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डेवलप की जाती है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं वेदर अ पार्ट ऑफ बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम सम कैंसरस सेल्स और नॉट, वेदर दे हैव अ नॉर्मल सेल और द कैंसरस सेल। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम अलग अलग टेक्निक के थ्रू क्या कर सकें, उनको डिटेक्ट कर सके, उनकी इमेजिंग जो है तो क्या कर सके, ले सके। तो MRI है, CT स्कैन है, एक्सरे है, तो ये सब किया जाता है ताकि हमको पता चल सके। उसके अलावा कुछ एंटीबॉडीज हैं जिनको छोड़कर भी हम किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर सेल्स को कैप्चर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके ऊपर काम किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि एंटीबॉडीज के थ्रू भी हम पता लगा। अब हमको एक मान लो सपोज कि हमको कोई एक एंटीबॉडी हमने छोड़ी और वो जाकर किसी पर्टिकुलर पार्ट से जाकर जुड़ गया, इसका मतलब है कि ये एंटीबॉडी इसी कैंसर सेल्स के अगेंस्ट बन रही। इससे हम ये पता लगा पाते हैं कई बार कि कोई पर्सन कितना ससेप्टिबल है किसी पर्टिकुलर कार्सिनोजेनिक एजेंट को लेकर। तो कई बार हमको पता चल जाता है तो हम उस व्यक्ति को पहले भी बता सकते हैं कि भाई आप जो है तो क्या नाम से टोबैको स्मोक से दूर रहिए, या आप फला चीज से दूर रहिए, क्योंकि आपकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा है। मींस जैसे ही ये चीजें आपके शरीर में आएंगी, आपकी सेल तुरंत नॉर्मल सेल से कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो कई बार कुछ ऐसी चीजें भी निकलकर सामने आ जाती हैं, बट नॉर्मली हमको यदि अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट होता है, पता चलता है, चाहे वो MRI के थ्रू हम पता कर पाए, चाहे CT स्कैन के थ्रू पता कर पाए, चाहे वो और एक्सरे के थ्रू पता कर पाए, या कुछ और भी जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उनके थ्रू डिटेक्ट कर पाए कि आखिर कोई नॉर्मल सेल है या कैंसर सेल है। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो उसकी क्योर भी हम क्या कर पाएंगे, जल्दी से कर पाएंगे। जहां तक रही बात ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तो ट्रीटमेंट में दरअसल 3 से 4 चीजें देखने को मिलती है। एक तो है सर्जरी, और सर्जरी के बाद आप दूसरे कंडीशन में कह सकते हैं कि रेडिएशन, तीसरे में आप कह सकते हैं इम्यूनो सप्रेशर भी दे सकते हैं, या इम्यूनोथेरेपी हो सकती है। कीमोथेरेपी हो सकती है, या कीमोथेरेपी तो होती है। सबसे पहला और फॉरमोस्ट जो तरीका होता है वो सर्जरी का होता है। यदि आपको टाइम भी पता चल गया, अर्ली स्टेजेस में पता चल गया, तो आप सीधे सीधे उस ट्यूमर को क्या कर दीजिए, इरेडिएट कर देंगे, हटा देंगे, काट के लगे आगे बढ़। अब यदि ऐसा है कि वो नहीं कर सकते हैं, जिस जगह पे वहां पे पॉसिबल नहीं है, या बहुत ज्यादा शरीर में फैल गई, ऐसे कंडीशन में रेडिएशन का सहारा लिया जाए। आजकल जिस जगह पे कैंसर सेल्स हैं वहां पर जाकर रेडिएशन से उस सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है जो कैंसर सेल है, विदाउट अफेक्टिंग द नॉर्मल सेल सराउंडिंग द कैंसर सेल। क्योंकि यदि आप सराउंडिंग सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे तो सकता है कोई आपके बॉडी का कोई पर्टिकुलर पोर्शन काम करना बंद करे, कोई एक्टिविटी काम करना बंद कर दे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेडिएशन के थ्रू कैंसर सेल्स को रेडिएट करने की कोशिश करते हैं, रेडिएशन डाल के उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। इम्यूनोथेरेपी में हम अपने इम्यून सिस्टम को इस तरीके से डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर कैंसर सेल से वो अपने आप को कैसा जूझ सकेगा, कैसे उसके साथ काम कर सके। कीमोथेरेपी सिंपली मेडिसिन लेना ही होता है, केमिकल या कीमोथेरेपी होती है। जितने भी कैंसरस पेशेंट होते हैं सबको कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ता है, हाई डोज की दवाइयां खानी होती है, सर्जरी भी साथ में इंक्लूडेड होती है। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि जब भी कभी ये कैंसरस के पेशेंट इलाज कराते हैं अपना, तो एक तो इनके हेयर लॉस हो जाता है, एनीमिया होगा,
ये खासकर हेयर लॉस खासकर देखने को मिलता है। शरीर बहुत कमजोर हो जाता है क्योंकि बार बार रेडिएशन, बार बार सर्जरी और कीमोथेरेपी चलती है, तो उससे बॉडी की जो फिटनेस है या बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कमजोर हो जाता है। ये सब चीजें हमको देखने को मिलती है। लेकिन इन 4 तरीकों से हम ट्रीटमेंट करते हैं। यदि अर्ली स्टेज में पता चल गया तो ट्रीटमेंट या हम कहिए कि क्योर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, पर जितना लेट होते जाता है कैंसर उतना ही प्रोलिफरेट होते जाता है और उस कंडीशन में फिर पेशेंट को बचा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। ज्यादातर ट्रीटमेंट में आप पाएंगे कि आपको कोई एक चीज नहीं करेंगे, केवल सर्जरी करके नहीं रुक जाएंगे, केवल कीमोथेरेपी करके रुक नहीं जाएंगे। ज्यादातर तरीकों में, ज्यादातर कैंसर सेल्स में आपको ये तीनों तरीके, इम्यूनोथेरेपी तो उतना नहीं, बट सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, ये तीनों आपको जो है तो एक ही साथ होते हुए दिखाई देंगे। आपको मेडिसिन भी दी जा रही होगी, कुछ सर्जरी जो पॉसिबल है वो भी की जा रही होगी, रेडिएशन भी साथ में दिया जा रहा होगा। तो तीनों के कॉम्बिनेशन से हम कुल मिलाकर कैंसर से जंग जीतने की कोशिश करते हैं। स्टिल इफ देयर इज एनी डाउट लेफ्ट आउट, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, अदरवाइज आई हैव ट्राई माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन द टॉपिक कैंसर। हैव अ नाइस डे।